नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। कोविड संकट के बीच सीएम योगी एक्शन में हैं। सीएम ने पिछले 24 घंटे में 5 जिलों का दौरा किया। सहारनपुर में होम आइसोलेट मरीजों का सीएम ने हालचाल जाना। सौराना गांव में होम आइसोलेट मरीज के घर पहुंचे सीएम और सीएम योगी ने मरीज से बातचीत की, उससे हालचाल जाना और ये समझने की कोशिश की कि हालात दरअसल हैं क्या। जो अधिकारी कागजों में दिखा रहे हैं, क्या वो आंकड़े जमीन पर हैं, क्या वो व्यवस्थाएं जमीन पर हैं। अब रजिस्ट्रेशन अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद तक लेना है। ठीक है, जैसे नेगेटिव आएगा। सहारनपुर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए हर जिले में आईसीयू बनाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार सतर्क है। सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों का सरकार इलाज कराएगी, यानी सरकारी खर्चे पर ऐसे मरीजों का इलाज होगा। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है। खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं और अन्य दृष्टि भी जो भी पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब के उपचार के लिए हर जिले में एक हॉस्पिटल पोस्ट कोविड वार्ड के रूप में भी बना करके उन लोगों को उपचार की सुविधा वहां निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा है और उसके तहत हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। ये कोरोना कर्फ्यू ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी हैं। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं, सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं, फल मंडी चल रही है, उद्योग हमारे सभी संचालित हैं। चीनी मिलें हमारी, जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही है। लोगों को परेशानी भी न हो, लेकिन भीड़ भी न हो। कोरोना के संक्रमण की हर स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों, सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था। एक तरफ सहारनपुर में सीएम योगी तीसरी लहर के बीच बच्चों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए बच्चों को अलग से उनके लिए बेड की बात कर रहे थे, तो वहीं आगरा में से लेकर काम भी शुरू हो गया है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड तैयार किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में 20 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। आगरा के जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार से हमें इनपुट मिले, उसी आधार पर तैयारी की जा रही है। मामला बच्चों का है, लिहाजा अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। देखिए, हमारे पास जितने इनपुट्स हैं और उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने हमें जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके आधार पर हम लोग जो पिछले सेकेंड वेव में जितनी अपने बेड की तैयारी की थी, इसके अलावा हमारे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पीडिया के जो हमारे एचओडी हैं, उनके माध्यम से हम लोग 100 बेड का बच्चों के लिए आईसीयू बेड डेडिकेटेड वहाँ तैयार कर रहे हैं। जगह आइडेंटिफाई कर लिया गया, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा जिला अस्पताल में सेकेंड फेज में हम लोग 20 बेड का यहाँ आईसीयू बनाएंगे एंड इसके अलावा थर्ड फेज में फिर जितने हमारे सीएससी हैं वहाँ भी इस तरह की बनाने की व्यवस्था है। उधर यूपी में शवों को गंगा नदी में बहाने को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिला कप्तानों को नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाने को कहा गया है। पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ के जरिए 24 घंटे घाटों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक किया जाए।
ये भी निर्देश है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद के बारे में बताया जाए। इसके साथ ही कोरोना से मौत के मामले में प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार कराने के लिए भी कहा गया है। गंगा उधर जाती जाएगी, तुम लोग फिर ये सब कहाँ जलाइए? रास्ता बंद है, रास्ता बंद कर दिया। और आम आदमी पार्टी ने राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑटो सेवा की शुरुआत की है। ये ऑटो सेवा निःशुल्क मरीजों को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने का काम करेगी। पार्टी ने मरीजों के लिए बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके कोई भी इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता है। सभी 5 ऑटो में ड्राइवर और हेल्पर पीपीई किट के साथ ऑटो में हर वक्त मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि जल्दी वाराणसी और दूसरे शहरों में भी इस तरह से ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। अगर आप इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, आप राजधानी में रहते हैं, तो फिर आप 9818430043 नंबर पर फोन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी लखनऊ के साथियों ने ये ऑटो की सेवा शुरू की है और इसमें ऐसे मरीज जो 85 से लेकर 90 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल होता है, यानी जो बहुत क्रिटिकल नहीं है, ऐसे मरीजों को हम लोग अस्पताल पहुंचा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, एक भी पैसे नहीं देना है। और ये आप देख रहे हैं, इसका हेल्पलाइन नंबर है 9818430043। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, उसमें हमारे साथी फ़ोन उठाएंगे और जहां आपको एम्बुलेंस की ये ज़रूरत होगी, ऑटो एम्बुलेंस की, वहां पे वो लोग लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब एम्बुलेंस के नाम पे लोगों से 15,000, 20,000, 10,000 मनमानी तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, उन लोगों की इस सेवा से काफ़ी मदद हो पाएगी। और ऐसी ही सेवा हम लोगों ने वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में, गाजियाबाद और नोएडा में शुरू की है। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में इस तरह की ऑटो एम्बुलेंस शुरू की और अब राजधानी लखनऊ में भी आज पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं और यूपी प्रभारी संजय सिंह, उन्होंने ये जो मुफ्त ऑटो सेवा है, ऑक्सीजन युक्त ऑटो सेवा या ऑटो एम्बुलेंस हम कहें, उसे शुरू किया है। और सभी जो ड्राइवर्स हैं वो पीपीई किट पहने हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरी तरह से मुफ्त है। इसका एक नंबर इन्होंने दिया है 9818430043। ऐसे मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको अस्पताल जाना है या जिनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं एम्बुलेंस वाले, वो इन नंबरों पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। और ये जो ऑटो ड्राइवर हैं वो निःशुल्क उन्हें अस्पताल तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी फ़िलहाल लखनऊ में शुरू किया है, आगे वाराणसी में, प्रयागराज में और प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसी तरीके से ये जो ऑटो एम्बुलेंस सेवा है आम आदमी पार्टी की, वो शुरू होगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर लखनऊ में ऑक्सीजन आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए सीएम ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है, जिसके लिए लखनऊ मंडल में सेंटर निर्धारित कर नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। अब होम आइसोलेशन के मरीजों को भी ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन आपूर्ति में हो रही दिक्कत पर नोडल अधिकारी को अब फोन करना होगा। लखनऊ में आप रहते हैं तो आपको किस नंबर पर कॉल करना है, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम डिटेल्स देख सकते हैं, तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। बात गोरखपुर की, जहां कोविड कर्फ्यू के दौरान भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिस वजह से कोरोना की चेन कैसे टूटेगी, ये बड़ा सवाल है। कर्फ्यू की सख्ती से पालन करवाने के लिए अब अधिकारी खुद ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों का चालान भी किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोरोना कर्फ्यू पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना कर्फ्यू को सीरियस नहीं ले रहे हैं, कोरोना से पनपे हालातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं और सड़कों पर बेवजह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं हालातों को कंट्रोल करने के लिए गोरखपुर में अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतरकर उन्होंने कमान संभाल ली है। बेवजह घूमते लोगों का चालान किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और घर वापस भेजा जा रहा है, ताकि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में हालात काबू में आए हैं, उन्हें और भी काबू में करने के लिए
यूपी में गंगा नदी में लाशें बहाने की घटना के बाद नमामि गंगे मिशन को लेकर अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि अब गंगा जल और गंगा किनारे की मिट्टी की जांच का काम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। आईआईटी जल्द ही गंगा जल और इसकी मिट्टी की जांच का अभियान शुरू करने वाला है। इसके तहत आईआईटी जांच करेगा कि गंगा में लाशें बहाए जाएं और नदी किनारे इन्हें रेत में दफन करने से पानी और मिट्टी पर क्या असर पड़ा है। जैसे अभी हम समाचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नदियों में लाशों का प्रवाह हो रहा है। ये सामान्य परिस्थिति में भी उचित नहीं है। इसे हमें आज की परिस्थिति में जो बहुत गंभीर परिस्थिति है, इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अभी हमारे पास पूर्ण संशोधन तो नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि इस पे वाटर क्वालिटी पे फर्क आता है, परंतु फिर भी कोरोना को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बागपत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बरपा रहा है। शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां पर कोरोना की वजह से मौतें ना हुई हों। स्वास्थ्य विभाग की माने तो ग्रामीण इलाकों में अभी तक कोरोना की वजह से 124 लोगों की मौत हो चुकी है। शमशान घाटों में भी हर तरफ राख का ढेर और जलती हुई चिताएं नजर आ रही हैं। ऐसा है, जांच तो गांव में हुई नहीं, लेकिन पिछले 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। उसमें बूढ़े, कुछ बुखार से, कोई एक आध कोरोना है भी मर सके। नहीं, डॉक्टर तो कोई एक आध आया चला गया, कोई जांच नहीं हुई। कल हमने यह बात मीडिया में पहुंचाई तो आज सब कुछ हो रही जांच। कोरोना के खौफ के बीच ब्लैक फंगस के तेजी से फैल रहा है, जिससे दहशत और बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स की माने तो ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों को हो रहा है जिनको पहले कोरोना था। कोरोना से तो इंसान जंग जीत जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस उसे जकड़ रहा है। ये ऐसे लोगों पर अटैक कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। इसके शुरुआती लक्षण नाक से पानी आना, सिर दर्द जैसी चीजें हैं। अगर ब्लैक फंगस का समय से इलाज ना हो तो इससे मरीज की जान जा सकती है। हमारे अस्पताल में आज 11वां केस आया है। इस ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं और ये जो पोस्ट कोरोना जिनको डायबिटीज होता है या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या उनको कैंसर होता है, इस तरह के पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना का मरीज हमारे पास है तो उसमें 3% उसकी जान जाने की संभावना है, लेकिन इस मरीज में 95% जान जाने की संभावना है। ये ब्लैक फंगस की वजह से भर्ती हैं, जो कि पहले इन्हें कोविड हुआ था, तो उस बीच में क्या नाम है कि इनको आँख से दिखना बंद हो गया था। हमने सोचा वैसे ही होगा, आइज़ वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ब्लैक फंगस बताया। मेन सर समस्या यही है कि इंजेक्शन पूरे गायद में कहीं नहीं मिल पा रहा है। एम्पोथेरेसिन भी हाँ नहीं, गायद में कहीं नहीं मिला, पूरे गायद में सारी जगह देख। वहीं अमेठी में रहस्यमयी तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। शहर के बाद कोरोना का कहर गांव में बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम मौतों की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। संग्रामपुर ब्लॉक के बलभद्रपुर गांव में पिछले 1 महीने में 20 से अधिक लोगों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह स्थित उस स्थान को चिन्हित कर लिया गया है और वहां एक पूजित स्तंभ गाड़ दिया गया है। यह वही स्थान होगा जहां पर भगवान श्री राम विराजमान होंगे। सोमवार की सुबह इस विशेष स्थान पर विशेष पूजा का आयोजन हुआ। ये पूजा गर्भगृह के उस स्थान पर हुई जिसको अभी तक खाली छोड़ा गया था, उसकी भराई नहीं हुई थी। वैदिक ब्राह्मणों ने विशेष पूजा के दौरान सभी पूजित सामान गर्भगृह किसी स्थान पर भूमि के अंदर डाल दिया। इसमें सोने चांदी समेत बहुमूल्य वस्तुएं भी शामिल थी, जिससे लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में डालने के लिए सौंपा।
तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और अब उस जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर भी अब स्तंभ गाड़ दिया गया है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्तंभ उस जगह पर गाड़ा गया है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। आपको बता दें कि अभी तक इस जगह को खाली छोड़ा गया था, लेकिन अब जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उनको भी पूरा कर दिया गया है। उधर गाजियाबाद की मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली रोड पर दिन दहाड़े सोनू नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या करने का वीडियो अब सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। जान से मार दिया उसे, पता ना कौन होगा यार, मर गया है। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पैदा हुई रंजिश के चलते ये खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान पथराव और फायरिंग में जहां एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। बहराइच में दबंगों के हौसले काफी बुलंद हैं और पुलिस दबंगों के सामने पस्त नजर आ रही है। चकियापुरा गांव में दबंगों ने गरीब के मकान को आग के हवाले कर दिया। वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना एक दिन पहले हुई जब गरीब पीड़ित अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ खाना पूर्ति कर उसे वापस भेज दिया गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई न करने पर दबंगों के हौसले और बुलंद हो गए और पीड़ित के मकान को आग के हवाले कर दिया गया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश एट 360 देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलिया की, जहां एक ट्रांसपोर्टर की डीसीएम ट्रक ट्रांसपोर्ट के सामने अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से ट्रक धुंधु कर जल उठा और उसमें से आग की विकराल लपटें उठने लगी, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक से आग की विकराल लपटें निकलने और धुंधु कर जलने की जो तस्वीरें हैं वो आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सदर कोतवाली क्षेत्र के जापालीनगंज दुर्गा मंदिर के पास की ये घटना है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धुंधु कर ये जो ट्रक है वो जल रहा है। गाजीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हथियार लहरा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले क्रिकेट खेलते समय विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। इसी दौरान पूर्व प्रधान असलहा लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं वो हाथ में तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते इस विवाद ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। झांसी में मोबाइल रिपेयर कराने के दौरान विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि कुछ लोग दुकान के अंदर घुस गए और दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इन गुंडों को थाने ले गई। कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है। खनन माफिया इसके बावजूद बाज नहीं आ रहे। कौशाम्बी में प्रशासन ने 35 ओवरलोडेड वाहनों को जब्त कर लिया है। इन पर करीब 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ओवरलोड रोकने के लिए डीएम के निर्देश पर सेना से रिटायर्ड जवानों को भी लगाया गया है। कन्नौज में रफ्तार एक बार फिर मौत का कारण बन गई। यहां लोडर और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची सौरिख थाने की पुलिस ने मृत लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। हादसे के बाद लोडर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है।
और अब बात उत्तराखंड की खबरों की। वन मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से भावुक हो गए। दरअसल हरक सिंह रावत प्रदेश में कोरोना की वजह से हो रही मौतों से आहत हैं। हरक सिंह रावत ने कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी दौरान हरक सिंह रावत भावुक हो गए। हरक सिंह रावत का कहना है कि अब तो गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने अपने सामने कई कार्यकर्ताओं को मरते देखा है। ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक हो नहीं रहा, और रोज़ ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए एक दुखद घटना है कि हम बहुत अपने लोगों को जिनके साथ बहुत सारी यादें हैं, और मैं पहली बार मैं सोचता हूँ कि हर घर में किसी के हर घर में कुछ न कुछ हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसके उस रिश्तेदार ने दम तोड़ दिया, उसको व्यक्ति मर गया। उधर जोशीमठ स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार सुबह 4:15 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से फिलहाल आम श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं है। सिर्फ मंदिर के पुजारी हैं कपाट खुलने की परंपरा पूरी करेंगे। जब तक सरकार की तरफ से आम श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं मिलती, तब तक तीर्थ पुरोहित ही मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी के नेतृत्व में विशेष पूजा की गई। इसके बाद पांडुकेश्वर से भगवान उद्धव जी और कुबेर की डोली भी योग ध्यान बद्री मंदिर बद्रीनाथ धाम पहुंची। इन डोलियों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और गाडूगड़ा तेल कलश भी बद्रीनाथ धाम पहुंचा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।